Good morning, class. I am Miss Aina from Primchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 2 of the civics: diversity, prejudice, inequality, and discrimination. So there is a bit of change in the teaching pattern as some of the students are unable to match the paragraphs with the recordings. So let's get started. People differ in the way they live, eat, and celebrate. Likewise, the languages they speak, the clothes they wear, and the religion they practice are also diverse. The whole world is thus full of diversity, but this diversity is not accepted always, as we feel safe and secure only with the people who dress, talk, and think look like us. तो इस पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहा है कि लोग खाने के तरीके में, सेलिब्रेट यानी कि उत्साह मनाने के तरीके में और जीने के तरीके में सबसे अलग अलग होते हैं, और हम उस सेंस में भी अलग होते हैं कि हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम कौन से रिलीजन के अंडर आते हैं, हम क्या पहनते हैं। लेकिन हम लोग सिक्योर यानी कि हम लोग महफूज सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ फील करते हैं जो कि हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे देखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं और हमारे जैसे सोचते हैं। नेक्स्ट इज़ द सेइंग बर्ड्स ऑफ अ feather flock together aptly describes this fact। इसका मतलब है कि जो एक कहावत है कि जिन चिड़िया के पर एक जैसे होते हैं वो एक ही झुंड में उड़ती हैं, इस चीज़ के ऊपर सूटेबल बैठती है। नेक्स्ट इज़ वी कम अक्रॉस डिफरेंट एंड स्ट्रेंज पीपल बट एट टाइम्स वी डू नॉट नो और अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस अमंग अस। ईच वन अडॉप्ट्स एन एटीट्यूड और फॉर्म्स एन इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द अदर। यानी कि हम जब भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम एक परसेप्शन बना के चलते हैं दूसरे लोगों का, वो नज़रिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करता है। नेक्स्ट इज ईच वन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द अदर इन हिज ओन वे। विलेज पीपल आर इन एवरीवन्स ओपिनियन सपोज टू बी इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस, while city people are supposed to be greedy, lazy, and money-minded. These opinions create negative impression in the human subconscious mind and are called prejudice. आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी भी गांव वाले पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में ये सोचा जाता है कि इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरह की सुपरस्टिशन होती है। और अगर हम किसी शहर वाले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो पर्सन शहर में रह रहा है, तो उसके लिए हमेशा सोचा जाता है कि ये लालची है, ये लेज़ी है, ये इससे मेहनत नहीं होगी, ये शहर में रहता है और ये मनी माइंडेड है, ये बस पैसा कमा सकता है। तो इस तरह की जो सोच है वो हमारे समाज में एक नेगेटिविटी फैलाती है और हमारे ह्यूमन दिमाग के अंदर हमें पता भी नहीं होता कि ऐसी ऐसी सोच चलती जा रही है और ये पनपती रहती है और ये समाज में फिर नेगेटिविटी फैलाती है, और इसी नेगेटिविटी को हम कहते हैं प्रीजुडिस। Prejudice means judging other people in negative way or thinking them as inferiors. One can be prejudiced against others' religion, skin color, way of dressing, food, language. These prejudices are preconceived notions when expressed against an individual or a group belonging to a particular religion, race, or nationality are found to hurt their feelings and prevent harmonious living in the society. Prejudice एक तरह से दूसरों को जज करना होता है उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके धर्म, कलर और किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या किस तरह से बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर एक नेगेटिव माइंडसेट बनाना लोगों के ख़िलाफ़ और उनको अपने से कम आंकना, इसी फीलिंग को हम प्रीजुडिस कहते हैं। प्रीजुडिस पहले से चला आता जा रहा है और अभी भी चल रहा है, और जितना हम प्रीजुडिस के आसपास रहेंगे उतनी ही नेगेटिव एटीट्यूड्स आते रहेंगे, और इस तरह से ये सारी फीलिंग्स प्रीजुडिस की हारमनी प्रिवेंट करती, यानी कि साथ मेल जोल कम करती। Of prejudice. Prejudice leads to mutual distrust and becomes a hindrance in creating harmony in the society. It leads to ethnic hostilities, which constitute a major danger to peace of both within a nation and among the nations. प्रेजुडिस से क्या होता है, एक ऐसा डिस्ट्रस्ट हो जाता है, एक ऐसा अविश्वास लोगों के बीच में पैदा हो जाता है जिसको वो बयान नहीं करते लेकिन उनके मन में हमेशा रहता है, और ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और ये अविश्वास ही लोगों को पीछे खींचता है साथ मेलजोल बढ़ाकर काम करने के लिए। दूसरा एक इफ़ेक्ट क्या होता है प्रेजुडिस का, ये होता है कि वो सहजाति संविशक शत्रुता बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी दो नेशन में, दो राष्ट्र में, दो लोगों में, दो समुदाय में जब धर्म के नाम पर युद्ध होने लगे तो उसको हम कहते हैं एथनिक हॉस्टिलिटीज़। तो प्रेजुडिस एथनिक हॉस्टिलिटीज़ को बढ़ावा देता है और लोगों की सुख, समुदाय, समृद्धि को नष्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। When people develop a negative or positive opinion about someone or something, they end up creating a stereotypes. जब लोग किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं
तो फिर वो स्टीरियोटाइप को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वी जनरलाइज अवर opinions which are based on preconceived ideas of yesterdays. Take an example of the gender difference. It is said that the continuity of the family depends upon the male child only and not the female child, who is considered as a liability and property of others. So if a family gives preference to male child, the next generation will automatically inherit this opinion. The result which will be in the form of female feticide. तो ऐसा होता है कि हम है ना ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठाते रहते हैं और ये पहले से चली आ रही हैं, और जब तक हम इसको पॉज नहीं लगाएंगे, इस पर विराम नहीं लगाएंगे, आगे भी चलती रहेंगी। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि कम्युनिटी में माना जाता है कि जो आगे की जो जनरेशन है, जो वंश बढ़ाएगा, वो लड़का आपका वंश बढ़ाएगा। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेल चाइल्ड आपका वंश बढ़ाएगा और फीमेल चाइल्ड को एक बोझ समझा जाता है और उसको किसी और की धरोहर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो रहा है, लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं और फिर लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं। तो अगर आप भी ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें जन्म के साथ ही ये डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्री कॉन्सीव्ड आइडियाज़ है, ये पहले से ही आइडिया चला आ रहा है। नेक्स्ट इज़ दे स्पेंड बेसिकली देयर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ वाइल ऑल द अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेक द मेल चिल्ड्रन प्रोफिशिएंट इन वन ऑक्यूपेशन और द अदर, द फीमेल चिल्ड्रन आर बेसिकली ट्रेन्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क्स। सो स्टीरियोटिपिकली opinions lead to discrimination, but sometimes discrimination belongs to the economic reasons. Stereotypes are fixation of people into the image which has no rational footing. It is just because we have been listening for years and repeating it in our lives. तो stereotypes क्या होते हैं, इसी चीज़ के चलते हुए stereotype में मेल को प्रेफरेंस दी जा रही है, फीमेल को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। stereotype ने क्या किया, जेंडर इनइक्वालिटी को जन्म दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि अब पेरेंट्स जो है एक ही मेल पर्सन को, यानी कि लड़के को सपोर्ट करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, जबकि लड़कियों को बोलते हैं कि आप घर का काम सीखिए। ठीक है, तो इन्हीं सब स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है, लोगों का दिमाग फिक्स हो जाता है एक ही जगह पे, वो एक ही इमेज को विजुअलाइज करते हैं, एक ही इमेज को, एक ही नज़रिए को वो अपने अंदर धारण करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बढ़ता चला जाता है। और ये बढ़ता रहता है तब तक जब तक कि ये बहुत ही बेकार और नेगेटिव रूप ना ले ले समाज में, और समाज में एक ही एरिया को, एक ही जेंडर को पूरी तरह से ना दबा दिया जाए। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टीरियोटाइप्स डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन, कम्युनिटी और रेस। स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है ना कि किसी भी पर्सन को, कम्युनिटी को या रेस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। जैसे आप देख लीजिए कि गोरा रंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सांवले रंग से, तो हम क्या होता है कि हमें लगता है कि जो पर्सन गोरा है वही सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेडी मानी गई है वो कहाँ से हैं, वो अफ्रीका से हैं, यानी कि उनकी जो स्किन कलर है वो डार्क है, लेकिन उनको वर्ल्ड का सबसे सुंदर लेडी माना गया है। तो इस तरह से स्टीरियोटाइप की वजह से किसी भी पर्सन, कम्युनिटी या रेस को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जितनी कि वो हकदार होते हैं। नेक्स्ट इज़ पीपल विद स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड्स फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, दे डू नॉट लुक द पर्सन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हु मे हैव मैनी क्वालिटीज़ एंड स्किल। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके माइंड में स्टीरियोटाइप्स होता है, तो वो एक पर्सन की, एक कम्युनिटी की एक इमेज बना लेते हैं कि अगर ऐसा बंदा है, इस कम्युनिटी का बंदा है तो ऐसा ही होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसानियत ख़त्म होती चली जाती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल, कम्युनिटी और रेस फील इनसिक्योर्ड एंड द ह्यूमिलिएटेड विच इन टर्न जनरेट डिसरिगार्ड एंड हेट्रेड। दिस लीड्स टू अंडरग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड वायलेंस समटाइम। तो जो भी पर्सन अफेक्ट हो रहा है, यानी स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे जिस कम्युनिटी या पर्सन को निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर आक्रोश बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और ये सारी चीज़ें ही असामाजिक तत्वों को जन्म भी दे देती हैं। नेक्स्ट इज़ इनइक्वालिटी, और कभी कभी वायलेंस को भी जन्म देती हैं। इनइक्वालिटी लाइक प्रीजुडिस, इनइक्वालिटी इज ऑल्सो लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि आप जिस तरह से किसी भी पर्सन या प्लेस को ट्रीट कर रहे हैं उसमें भेदभाव है, कि आप किसी एक पर्सन को
प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, एक पर्सन को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को थोड़ा बेकार ट्रीटमेंट दे रहे हैं या काफ़ी बेकार ट्रीटमेंट दे रहे हैं या दे ही नहीं रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ देयर मे बी prejudice against people belonging to another religion or those to different caste, class or religion. Hence the diversity in India at times become a source of discrimination. Often anything different from what we have always seen or known is not always accepted positively. इंडिया में क्या होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के रिलीजन हैं, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि लोगों के मन में स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, लोगों के मन में प्रिजुडिस है और इनइक्वालिटी भी जब साथ में ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो फिर इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, सब फॉलो करते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें भेदभाव शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक रीज़न भेदभाव का ये भी है कि अगर कोई बंदा या कोई भी पर्सन न्यू आइडिया लेकर आए तो उसके आइडिया को वेलकम या पॉजिटिवली ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको हमेशा पीछे खींचा जाता है, उसको प्रोत्साहन नहीं दी जाती और उसको ना ही मीन्स दिए जाते जिसकी वजह से वो अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सके। Next is certain groups of people may be discriminated against because they are poor or because they belong to particular caste or follow a different religion. Caste system is the major cause of inequality. The people of particular caste are treated unequally. Poverty is another major cause of both inequality and discrimination. Poor people are too often treated differently in offices, schools, hospitals, and then their more well-off counterparts. तो क्या होता है ना कि सिर्फ इनइक्वालिटी का एक रीज़न सिर्फ प्रिजुडिस नहीं है, स्टीरियोटाइप्स नहीं है, उसका एक रीज़न डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर भी, अमीरी और गरीबी में जितना डिफरेंस है वो एक रीज़न भी है किसका, इनइक्वालिटी का। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग को रिलीजन के बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं, कुछ लोग को कास्ट के बेसिस पे अलग करते हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम जो है एक रूट कॉज है इनइक्वालिटी का। कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है इंडिया में, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ पीपल को हम है ना डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कि हम अमीर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और गरीब को हम प्रेफरेंस नहीं देते। या आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप गरीब हो और आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अमीर हैं, तो उन सेम काम के लिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये भी एक रूट कॉज है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी ऑफ विमेन। ऑल थ्रू द एजेस women on the basis of gender have always been discriminated in biological, but gender discrimination is sociological. Gender inequality in India exists in terms of gross population, literacy, sex ratio, socioeconomic status and opportunities. If we see the life of the Indian women, we find them cooking at home, taking care of their children, serving the aged ones, washing clothes, and above all working in the fields in order to support their family. In spite of this contribution, they are underpaid and exploited. तो सबसे ज़्यादा inequality होती है वीमेन के अगेंस्ट, उसका जो एक मेजर रीज़न होता है वो होता है जेंडर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता है, उनको इक्वल पे नहीं दी जाती, इक्वल सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, एक होता है जेंडर के बेसिस पे सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करना, यानी कि उनको समाज में भी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर इक्वालिटी का इंडिया में बेसिक रीजंस क्या क्या होते हैं? पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लेडीज़ को, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। लिटरेसी, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लिटरेसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती हैं। सेक्स रेशो के बेसिस पे होती हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि रिच पुअर के बेसिस पे होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि अपने मेल चाइल्ड को जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे लेकिन वही लड़की जाएगी सरकारी स्कूल में, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, बेसिक ग्राउंड्स होते हैं इनइक्वालिटी के। आपने भी देखा होगा आपके घरों में भी आपकी मदर्स वगैरह सब काम करते रहते हैं, इतना काम करते हैं और अगर उसके बाद भी वो अंडर पेड होते हैं, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करता है। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, वेदर कास्ट इनइक्वालिटी, रिलीजन इक्वालिटी, रेस इनइक्वालिटी और जेंडर इनइक्वालिटी गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन विच प्रूव्स वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो जितनी भी तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे आप वो धर्म के नाम पर करो, जाति के नाम पर करो, या फिर जेंडर के नाम पर करो, लिंग के नाम पर करो, किसी भी चीज़ के नाम पर अगर आप इनइक्वालिटी करते हो तो वो हमारे समाज में भेदभाव को जन्म देगा ही देगा और जिसकी वजह से हमारा समाज टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला होता चला जाएगा। नाउ व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली दैन द अदर. In other words, when people act
on their prejudice or stereotyped opinion, discrimination happens. Various acts of the discrimination in Indian society are treating certain people as inferior to the other, stopping them to take war from the commonwealth, or not allowing them to enter the temples. तो डिस्क्रिमिनेशन एक प्रैक्टिस है, यानी कि एक टास्क है, एक एक्टिविटी है जो लोग करते हैं दूसरे लोगों के खिलाफ. कौन से लोग होते हैं वो उसमें ऐसा करते हैं कि वो एक ग्रुप को, यानी कि एक समुदाय को अच्छे से ट्रीट करते हैं या एक पर्सन को अच्छे से ट्रीट करते हैं और दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में. यानी कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और दूसरे पर्सन को उतना फेयर, उतना सही, उतना जस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. किसकी वजह से होता है ये? प्रिजुडाइज्ड और स्टीरियोटाइप्ड ओपिनियन की वजह से होता है. जिन भी लोग के दिमाग में प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप बैठा हुआ होता है, अक्सर वही लोग डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं. और बहुत सारे एक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं. लेकिन हम सोसाइटी में कौन कौन से किस तरह के हम कार्य करते हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है? एक तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम समझना, उनको सारी चीज़ें कम प्रोवाइड करनी. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज़ भी इस पर बेस्ड हैं कि जो नीचे जात के लोग होते थे पहले बहुत ज़्यादा माना जाता था, अब फिर भी काफ़ी हद तक कम हो गया. उनको कुएं से पानी नहीं लिया जाता था, उनको मंदिरों में नहीं घुसाया जाता था, यानी कि उसने नहीं दिया जाता था. अभी कुछ टाइम पहले एक केस भी हुआ था कि एक दलित पर्सन मंदिर में एंटर किया और उसकी वजह से वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने उसको जान से मार दिया. तो ये आज की इंडिया में भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. तो ये एक बहुत ही शेयर एग्जाम्पल था इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का. इन वैदिक एज पीपल वर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर वर्ण, यानी कि वैदिक काल में लोगों को 4 मेजर वर्ण में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण को माना जाता था कि भगवान के बाद अगर कोई अच्छा है तो वो ब्राह्मण है, ठीक है. लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी थी उनको है ना छोटे मोटे कामों के लिए अपॉइंट किया जाता था और उनका स्टेटस काफ़ी लो था सोसाइटी में. तो दिस सिस्टम लेटर गिव राइज टू कास्टिज़म. तो पहले जो वैदिक काल में जो हमें वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी ने लेटर यानी इसी ने धीरे धीरे करके कास्ट को जन्म दिया, कास्टिज़म को जन्म दिया. तो ब्राह्मण को माना जाता था कि वो गॉड के बाद नेक्स्ट पर्सन्स है, यानी कि भगवान के बाद अगर कोई पर्सन अच्छा है तो वो ब्राह्मण. उसके बाद जो शूद्र कम्युनिटी थी उनसे ना छोटे मोटे काम कराए जाते थे और उनका स्टेटस काफ़ी लो था सोसाइटी में. तो इसी की वजह से क्या हुआ, कास्टिज़म फैलता चला गया. अब कास्टिज़म की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी लड़ाइयों. कास्टिज़म मतलब लोगों को जातियों के बेसिस पे बांटना, ठीक है. और कास्टिज़म की वजह से ही अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत की उसको मत छुओ, अगर आपने उसको छू लिया तो आपको घर जाके ना आना है. तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई. दलित क्या होते हैं? दलित वो लोग थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. दलित इज़ अ टर्म यूज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर क्लासेस. इट डिनोट्स द पीपल हु हैड बीन आइसोलेटेड ड्यू टू सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. दीज हैव नाउ बीन कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड क्लास. ये वो लोग थे जिनको सोशल प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर अलग किया गया था. प्रेजेंट टाइम में दलित टर्म को शेड्यूल्ड कास्ट से रिप्लेस कर दिया गया है. No religion in the world asks people to be unfair or unjust. Intolerance leads to communalism. Some people believe that only their religion is true and it is superior to other faiths. This generates hatred towards other religions. Such feelings create bitterness among the people. कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता कि लोगों को गलत तरीके से या फिर अनजस्ट तरीके से ट्रीट करो. कुछ लोगों के इंटॉलरेंस की वजह से, यानी कि सहन शक्ति की कमी होने की वजह से कम्युनलिज्म होता है. बहुत सारी कम्युनिटीज़ के आपस में ही झगड़े होने लगते हैं, ठीक है. और लोगों का ये मानना है कि हमारा रिलीजन सही है और दूसरे वाला रिलीजन गलत है, या फिर हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है और दूसरे सारे रिलीजन्स उससे नीचे आते हैं. लेकिन ये सोच ही एक तरह से इनइक्वालिटी को जन्म देती है, क्योंकि सारे रिलीजन्स इक्वल माने जाते हैं एक लेवल पे. यही इक्वालिटी का कहना है और यही रीज़न है कि सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और समाज में एक कड़वाहट सी फैल जाती है. नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस इन द इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ बिटरनेस इन द सोसाइटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डिवाइड सोसाइटी इंटू क्लास ऑफ रिच पर्सन्स एंड पीपल हु आर पुअर. द पुअर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज. दे आर ट्रीटेड रूडली एंड बैडली. तो एक जो डिस्क्रिमिनेशन का कारण है वो है इकोनॉमिक डिफरेंस, यानी कि आपका जो है आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये चीज़ भी डिफ़ाइन करती है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा या नहीं. तो इसकी वजह से एक अलग सी बिटरनेस
हमारी सोसाइटी में फैल जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो पुअर पीपल होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है और उनसे लोग रूडली और बुरी तरीके से बात करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा जो स्वीपर्स होते हैं वो किसी भी कास्ट के, लेकिन लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का एकमात्र रीज़न है कि वो गरीब है, इसलिए अमीरी गरीबी भी भेदभाव को जन्म देती है। नेक्स्ट इज सिमिलरली रेशियल डिफरेंसेस इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अ विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। द ब्रिटिशर्स कॉल्ड एशियंस एज ब्लैक, दे ट्रीटेड देम वेरी रूडली एंड इनह्यूमनली। एक जो भेदभाव का मुख्य कारण है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपके कलर के बेसिस पर, आपके स्किन का कलर क्या है उसको हम बोलते हैं रेशियल डिफरेंसेस, क्योंकि हर एक की स्किन का कलर अलग अलग होता है और उस बेसिस पे अगर हमें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़े, हमें भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, तो उसको बोलते हैं हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो महात्मा गांधी ने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी फेयर कलर्ड थे और ब्रिटिशर्स जो है एशियंस को, एशिया, इंडिया भी एक एशियन कंट्री है, इंडिया एशिया में आती है, एशियंस को ब्लैक कहते हैं और उनको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। Effects of discrimination. It leads to suspicion, distrust among the communities and bitterness prevails and the unity of the country is disrupted. जैसे कि मैंने बताया कि वो समाज में कड़वाहट लेके आती है, एक अविश्वास पैदा करती है कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट द सेंटिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू इंक्रीज देयर वोट बैंक, सो हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज़ नॉट जनरेटेड। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि सबके हाथ में वोट्स होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, जो लोग धर्म से जुड़े हैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को यूज़ करते हैं और वोट लेने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे भी कभी कभी करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रेशियल एरोगेंस विच मीन्स सुपीरियर फीलिंग ऑफ वन रेस ओवर अदर इज़ जनरेटेड। तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की वजह से क्या होता है कि एक रेस के अंदर सुपीरियर फीलिंग आ जाती है कि वो दूसरी रेस से ज़्यादा सही है या दूसरी रेस से ज़्यादा सुपीरियर है। नेक्स्ट इज़ एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या एग्जांपल है? कास्ट सिस्टम इन इंडिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका कास्ट सिस्टम। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चलता है वो डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। अनटचेबल्स, जिनको हम दलित भी बोलते हैं, वर द वर्स्ट सफरर्स बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पीपल हु बिलोंग्ड टू द सो कॉल्ड अपर क्लास यूज टू हेट देम। जो अनटचेबल्स थे ना, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, बहुत ज़्यादा पीड़ा उठाते थे, क्योंकि जो अपर क्लास लोग थे ना वो उनसे नफ़रत करते थे। दे नीदर इंटरमिंगल्ड विद देम नो हैव सोशल इंट्रैक्शन विद देम, ना वो उनसे मेलजोल बढ़ाते थे ना वो उनसे बातचीत करते थे। दलित्स यूज टू डू दी नीडफुल वर्क फॉर अपर कास्ट पीपल विदाउट विच दे वुड नॉट हैव लिव्ड अ डिसेंट लाइफ। दलित क्या करते थे ना, ऐसे काम करते थे जो कि अपर कास्ट लोग अपने लिए नहीं कर पाते थे, और अगर वो काम नहीं होते तो फिर वो, उनका जो एक डिसेंट लाइफस्टाइल है, उनका एक साफ़ सुथरा लाइफस्टाइल है, वो मेंटेन नहीं होता। स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल और हैव वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल। और दलित्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो मंदिरों के अंदर जाएं और पब्लिक, यानी कि जहाँ पे लोग कुएं से पानी निकालते हैं वहाँ से वो पानी पी सकें या पानी ले सकें। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, born in Mahar community of Maharashtra, dedicated his life to the welfare and upliftment of the Dalits। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता हैं, जिनको भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, वो महर कम्युनिटी में जन्मे थे महाराष्ट्र की, और उन्होंने अपनी सारा जीवन सिर्फ दलित्स के अपलिफ्टमेंट में के लिए इसके सोच विचार में बिता दिया। नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। महात्मा गांधी दलित्स को हरिजन बोलते थे और भगवान के बच्चे बोलते थे। क्यों? बिकॉज को समाज में फैली हुई जो कड़वाहट थी ना दलित्स के खिलाफ, उससे बाहर निकालना था दलित्स को, तो इसलिए वो उनको हरिजन के नाम से बुलाते थे। नाउ नेक्स्ट इज केस स्टडी, द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहली बार कास्ट बेस्ड भेदभाव कब एक्सपीरियंस किया? सो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इट वॉज हिज फुल नेम,
was one of the greatest Indian leaders and scholars of the 20th century. He is considered as the father of the Indian Constitution. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को इंडिया के सबसे बड़े और सबसे महान लीडर के नाम से भी जाना जाता है 20th सेंचुरी के, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी बुलाते हैं. ही वॉज बॉर्न इन दी महर कास्ट फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश की महर कास्ट फैमिली में पैदा हुए थे ये. दी महर्स वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल. महर एक कम्युनिटी थी महाराष्ट्र में जिसको दलित के अंडर ही आती थी वो. दे वर पुअर ऑल्सो, वो गरीब भी थे. दे हैड नो चॉइस बट टू वर्क एज देयर They lived in the outskirts of the village. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education. Then he went to England to become a lawyer. In spite of being born in a Dalit family, he fought against all prejudice. He fought for the rights of the Dalit community. As a law minister of India, one of the greatest contribution was making the practices of untouchability illegal. तो वो गरीब थे, वो है ना गांव के बाहर जो आसपास का एरिया था ना उधर रहते थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कास्ट के पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की और अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ वो लॉयर बने. और उन्होंने बहुत सारे प्रिजुडिस को फ़ाइट किया, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फ़ाइट किया. और इंडिया के लॉ मिनिस्टर बनने के बाद उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को इलीगल कर दिया. ठीक है. Dr. Ambedkar shares his first experience of caste-based discrimination in 1901 at the age of just 9 years. He and his brothers had to go to Koregaon, presently in Maharashtra. At the railway station, the station master first considered them as Brahmin children, so he treated them very well. But when he knew that they were Mahars, his face underwent a sudden change. Moreover, there were many bullock carts at the station plying for hire, but none of them was ready to take these brothers to the destination, even of the double of the existing rate. After knowing about the caste, the cartmen thought that they would be polluted. They also thought that they would demean themselves by carrying passengers of the untouchable कास्ट्स. डॉक्टर अंबेडकर जब 9 साल के थे तो उन्होंने उन्होंने पहली बार अपना भेदभाव की जो एक एक्सपीरियंस था वो फील किया था. क्यों किया था? उनको है ना कोरेगांव जाना था, महाराष्ट्र में ही एक जगह है. तो उस वक्त क्या हुआ था कि रेलवे स्टेशन मास्टर को लगा कि ये है ना ब्राह्मण है, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उनके और उनके भाइयों को अच्छे से ट्रीट किया. लेकिन जैसे उनको पता लगा कि ये महर्स है तो उसका जो चेहरा था ना वो एकदम से चेंज हो गया और उसने उनको ट्रेन से ट्रैवल नहीं करने दिया. लेकिन वहाँ पे है ना बहुत सारे बुलॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी वाले लोग भी खड़े थे स्टेशन पर जो कि सवारी ढूंढ रहे थे. लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों ने अप्रोच किया सबको कि हमको यहाँ से जाना है, तो किसी ने भी उनको अपने बुलॉक कार्ट में नहीं बिठाया. क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल थे और उनको लगता था, जितनी भी बुलॉक कार्ट्स वाले लोग थे उनको लगता था कि वो डिमीन हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो है समाज में इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी कि वो किसी दलित लोगों को लेकर जा रहे हैं और वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो पाकीज़गी है वो कायम नहीं रहेगी. नेक्स्ट इज़ obviously it was a very insulting and hurting experience for the brothers. The incident shows that the caste-based discrimination not only prevented the lower caste people from selecting the professors of their own choice, but it also denied them the respect and the dignity given to the अदर्स. तो ये बहुत ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ही इंसल्टिंग यानी कि शर्मिंदाजनक और बेइज्जती करने वाला एक्सपीरियंस था उनके और उनके भाइयों के लिए. लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है वो लोग अपने प्रोफेशंस को भी नहीं चूज़ कर सकते थे. अगर उनमें से कोई दलित पर्सन अगर बनना चाहता था प्रोफेसर्स तो या फिर कोई डॉक्टर, तो वो उनको नहीं इजाज़त दी जाती थी क्योंकि वो दलित कास्ट से थे. ठीक है. और इसलिए उनको अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए लड़ना पड़ता था हमेशा. Apartheid in South Africa. The term apartheid stands for the separation on the basis of race. It was a system of the racial segregation that was prevalent in South Africa. Under this system, people who legally classified into two racial groups, black and white, after the Boer War in 1902, the यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. अपार्थेड शब्द इस्तेमाल किया जाता था साउथ अफ्रीका में कि जब हम किसी भी पर्सन को उनके स्किन कलर के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते थे तो हम अपार्थेड टर्म का इस्तेमाल करते थे. और बेसिकली साउथ अफ्रीका में सिर्फ दो ही कलर चलते थे, दो ही रेस चलती थी, या तो ब्लैक या वाइट. ठीक है. तो बोर वॉर के बाद 1902 में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना था. द यूरोपियन वाइट्स केम इन टू द लाइट
As a new government, they treated the natives and the Asian immigrants in the most insulting way. The blacks were considered second grade citizens. It was common belief that the whites were born masters and the blacks were born servants. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था साउथ अफ्रीका था, तो उस वक्त जो यूरोपियन वाइट्स थे उनके हाथ में पावर आई, उनके हाथ में गवर्नमेंट आई। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे लोग रहते थे या फिर जो एशिया से इमाइग्रेंट्स थे जिनका कलर ब्लैक था, या तो उनको है ना बहुत ही बेकार तरीके से उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, उनकी बेइज्जती करनी स्टार्ट करी उन्होंने, और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के नाम से जाना जाता था। और ये है ना बिलीफ बन गया था उस टाइम का, ये प्रेजुडिस बन गया था कि जो वाइट्स थे वो बॉर्न मास्टर्स थे, यानी कि अगर आपकी स्किन का कलर वाइट है तो वो पैदाइशी वो मास्टर है, और अगर आपकी स्किन का कलर ब्लैक है तो पैदाइशी आप सर्वेंट हो। तो ये एक बिलीफ और प्रेजुडिस वहाँ पे बना हुआ था। ब्लैक्स वर ट्रीटेड इन द मोस्ट इनह्यूमन वे, स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज, क्लब्स, होटल्स, बसेस, ट्रेन्स एट्सेट्रा। द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास ट्रेन कैरेजेस फॉर द वाइट्स एंड द थर्ड क्लास फॉर ब्लैक्स ओनली। तो ब्लैक्स को है ना एकदम इनह्यूमन तरीके से यूज़ किया जाता था, ठीक है, उनको बहुत ही बिल्कुल इंसानियत ख़त्म करके उनके साथ ट्रीट किया जाता था। और जो और ये ट्रीटमेंट है ना कॉलेजेस, ऑफिस, बस, ट्रेन, हर जगह पे होता था उनके साथ। और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास कैरियजेस थे ना ट्रेन के, वो वाइट लोगों के लिए रिज़र्व थे, और थर्ड क्लास में सिर्फ ब्लैक ट्रैवल करते थे, वहाँ पे कोई वाइट नहीं ट्रैवल करता था। Year 1976 marked the beginning of anti-apartheid revolt. Nelson Mandela started anti-apartheid struggle through his party, African National Congress (ANC). All the top leaders of ANCs were arrested in 1963. Mandela and few others were sentenced to life imprisonment. तो 1976 में क्या हुआ ना कि एंटी-अपार्थेड रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला, और उन्होंने इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया एंटी-अपार्थेड, और उन्होंने पार्टी बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ANC कहते थे। और जितने भी ANC के टॉप मोस्ट लीडर्स थे ना उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1963 में। लेकिन मंडेला और कुछ और जो वहाँ के लीडर्स थे, जो कि मेन लीडर्स थे, उनको ज़िंदगी भर सज़ा सुना दी थी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी भर का आजीवन कारावास। तो उन्होंने वो सुना दी थी, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी थी। इन February 1990 इलेक्टेड प्रेसिडेंट FW de Klerk announced the unbanning of the लिबरेशन मूवमेंट्स एंड रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो फरवरी 1990 में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे वहाँ के FW de Klerk, उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिलीज़ कर दिया जाए, नेल्सन मंडेला को भी रिलीज़ कर दिया जाए। साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1994, और रिलीज़ के 4 साल बाद साउथ अफ्रीका ने अपने फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को प्रोसेस किया, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका सेलिब्रेट्स 27 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एज फ्रीडम डे। साउथ अफ्रीका 27 अप्रैल को फ्रीडम डे के नाम से या फिर इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करती हैं। इन 1993 FW de Klerk and Mandela were jointly awarded the Nobel Peace Prize for their work for the peaceful termination of the apartheid regime and for laying the foundation of a new democratic South Africa. तो 1993 में FW de Klerk को और मंडेला और नेल्सन मंडेला को दोनों को साथ में एक नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो अपार्थेड सिस्टम को टर्मिनेट ख़त्म करने के बाद जो पीस इस्टेब्लिश की कंट्री में, उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट स्टेप्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। क्या क्या स्टेप ज़रूरी होते हैं ताकि प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। फर्स्ट इज़ एजुकेशन। बहुत फॉर्मल एंड इन्फॉर्मेशन मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड इनकलकेट द फीलिंग ऑफ हार्मनी। किसी भी तरह की एजुकेशन हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, इन दोनों एजुकेशंस के अंदर एक फीलिंग यानी कि एक हार्मनी की फीलिंग की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉज। लॉज शुड बी मेड टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज़ एंड शुड बी स्ट्रिक्टली एडहियर्ड। डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ लॉज बनाने चाहिए और उन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस शुड बी एनकरेज। इंटरकास्ट मैरिजेस एनकरेज कर देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि कास्टिज़म की जो बेसिक कास्टिज़म से जो रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स या फिर प्रेजुडिस हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। मीडिया शुड एनकरेज हार्मनी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़। मीडिया को, सोशल मीडिया हो या फिर ये प्रेस हो, इन सभी को हार्मनी फैलानी चाहिए, यानी कि इंटीग्रिटी फैलानी चाहिए, यूनिटी फैलानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिलीजन शुड नॉट बी ब्रीड हेटरेड।
Meaning of the religion should be propagated in a broader sense which should breed harmony, tolerance and respect for all. रिलीजन का जो मतलब है वो इस कदर समझाना चाहिए लोगों को कि वो इम्बाइब करें, यानी कि वो अपने अंदर समाएं कौन कौन सी फीलिंग्स को, हारमोनी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, सारे धर्मों के लिए इज़्ज़त और सारे धर्मों के लिए धैर्य, टॉलरेंस, सहन शक्ति, ये सारे गुण वो अपने अंदर समाएं। इस लेवल पर हमें इन रिलीजन का ब्रॉडर सेंस लोगों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड वेरियस प्रोविजंस टू प्रिवेंट इनइक्वालिटीज़। जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ देश में ना हो। द फर्स्ट पेज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में ही ये लिखा हुआ है कि सभी इंडियंस का ये हक है, सभी भारतीयों का ये हक है कि उनको स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। दैट इज़ everyone has equal rights and opportunities, people are free to choose any kind of work they wish to do। यानी कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ भी चूज़ करने के लिए। आपको जिस तरह का वर्क आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं, जो आपको चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। इंडिया को में रहने वाला कोई भी सिटीजन को एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऑन दी अदर हैंड अनसोशियबिलिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम, और अनसोशियबिलिटी को एक क्राइम कंसिडर किया जाता है। इट हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड, और इसको मतलब संविधान के हिसाब से इसके ऊपर लॉ मिले हैं और इसको अबॉलिश किया जा चुका है। मोर ओवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंसर्न लॉज एंड एंश्योरिंग इक्वलिटी फॉर द पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसकी इक्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी और कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी मेंटेन करने की जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल बिकॉज दिस इक्वालिटी इज़ अ key value that unites us all as Indians. In other words, it is important element of our unity. और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो यूनिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो समाज के अंदर एकता की भावना लाने के लिए इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ सो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी विच इज़ अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। दैट इज़ नो लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। नन ऑफ देम हैज़ अ स्पेशल स्टेटस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो इंडिया में है ये आज़ादी है लोगों को कि उनको जो रिलीजन या जो भाषा इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अगर हिंदी बोलनी है वो हिंदी बोलनी, गुजराती बोलनी है गुजराती बोले, वो जो भाषा चूज़ करें वो उसको बोल सकते हैं। वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जिसको वो चाहें। वो अपने रिलीजन के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर तरह की फ्रीडम इक्वालिटी के बेसिस पर इंडियन सिटीजन्स को अलाउड है। और कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन, कोई भी फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है फॉलो करने के लिए। वो जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, वो जो ना चाहें उसको छोड़ सकते हैं। ये हमारे स्पेशल स्टेटस में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट इज़ हाउएवर इन स्पाइट ऑफ मेनी स्ट्रगल्स एंड लॉस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अवर कंट्री इवन टुडे। लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल्स, लॉज, मूवमेंट्स, फाइट्स के बाद भी आज भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, असमानता एग्जिस्ट करती है। सो वी शुड continue our struggle and our government should take positive actions to make equality a reality for all Indians। तो हमें अपने actions और अपने struggles को continue रखना है और गवर्नमेंट को भी कुछ positive actions लेने चाहिए ताकि equality को maintain कर सकें सभी Indians के दिलों में। With this we have covered the entire chapter and the entire half yearly syllabus. For any doubt you can contact me on the group, on the prescribed group, and till then keep studying, stay indoors, stay safe, take care, good luck.